इस चैप्टर में आप समझोगे क्या, पहले फिजिकल चेंज, केमिकल, उसके बाद आप बढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बनाते हो, यानी कि ये कैसे इसको बनाया जाता है, ये एरो क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अपने पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर से आपको 5 टाइप्स ऑफ, आप 5 अलग अलग तरीके के रिएक्शन पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे करोजन, यानी जो चीजें, जो आयरन आपका काट खा जाता है, जंग खा जाता है, वो आप करोजन पढ़ोगे। उसके बाद पढ़ोगे रेंसिडिटी, जो कि चीजें ऑक्सीजन की वजह से नरम हो जाती है, डेलीकेट हो जाती है एकदम। फिर आप पढ़ोगे, चलो यहाँ पे ध्यान देना, तो अपने देख ही लेते हैं फाइनली क्या होता है। केमिकल रिएक्शन की बात करें, देखो 2 तरीके का चेंज भी होता है। चेंज मतलब जानते हो, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब तो पता होना चाहिए, नहीं तो औरंगा में है बदलाव, 2 चीजें बदलती है ना, चेंज होना। तो अब चेंज 2 तरीके का होता है। एक होता है केमिकल चेंज, दूसरा होता है फिजिकल चेंज। मतलब समझते हो क्या होता है फिजिकल चेंज? यानी पेपर लो, पेपर है क्या, चल जान छोड़ जान, अरे कोई भी खराब फाड़ने फाड़ी दिया इसने। ये पेपर दिख रहा है आपको? ठीक ठाक है। क्लासमेट क्या है क्या? क्लासमेट के बहुत, कौन क्लासमेट के कौन लेके आते हैं यहाँ पे? उनको सलाम है। नहीं लेके आए, कोई नहीं लेके, आप लेके आए, बोलो क्या? सही है। मैंने मेरी जीवन में क्लासमेट नहीं खरीदा। ये अगर मैं खरीदता तो मेरे घर पे एक जन को खाना नहीं मिलता। महंगा इतना होता है साला, ये महंगाई की मार में इसके भी सस्ता कर दिया, 2-4 रुपए किए होंगे भाई। तो फिर सब किताब सस्ते हुए होंगे ना, उसके हिसाब से फिर ये महंगाई है। हे भाई तेरे को सस्ता लग रहा है? नहीं मैं नहीं लेने का। तो ठीक है, अपने को गोपी वाला आता है 10 रुपए का वहाँ पे गोपी लिखा होता है ऊपर, GOPI, सब बढ़िया होता है वो। अच्छा, मैंने मेरे पूरी लाइफ टाइम 10वीं में गोपी यूज किया था, छोटी छोटी किताब में बहुत भरता था उसको। हाँ, छोटी छोटी होती थी, 10 पन्ने होते थे, 10 रुपए 10 पन्ने लेके जाओ, भर भर के रोज किताब के पैसे मांगता था। ये लोग सोच रहे थे कितना पढ़ रहे हैं। मैंने बोला तुम क्लासमेट की बुक नहीं लेने दे रहे तो क्या होगा, एक गोपी तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप अगर देखो तो ये जो पेपर है वो, ये इसका ये फिजिकल फॉर्म अगर आप देखो तो ये फिजिकली रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। अगर आप इसको ऐसे कर दो तो इसका देखो, अगर आप ऐसे कर देते हो तो इसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया। ये रेक्टेंगल से क्या हो गया, सर्कल टाइप, स्फीयर टाइप हो गया, बॉल टाइप हो गया, आप बोल सकते हो इसको बॉल टाइप हो गया। तो ये फिजिकल चेंज है, जहां पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता। ये अभी भी पेपर ही है, क्या ये कोई अलग चीज है क्या? अलग चीज, ये अभी भी भले ही मतलब इसका सिर्फ आकार चेंज हुआ है, शेप, पर ये पेपर तो पेपर ही है ना। पर मान लो अगर इस पेपर को मैं जला देता हूं, इसको टेम्परेचर राइज करता हूं और जला दिया, वो केमिकल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि हुआ क्या उसके अंदर, पेपर जो है वो राख में कन्वर्ट हो गया। किसमें? एस, है ना, उसको आप एसिड बोलते हो। तो पेपर जो है वो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप उस राख को वापस से, है ना, अगर इस पेपर को आपने हीट कर दिया, इसको, ये अपनी बात में समझे, आपने मान लो पेपर को, इसको हीट का सिंबल बोलते हैं, हीट कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या ये वापस इधर से इधर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। आप अब राख को नहीं बना सकते हो। आप अगर बना भी लो, मान लो कुछ होता है, तो दुनिया भर की बहुत बड़े प्रोसेस है, आप नहीं बन पाएगा, वो इजीली नहीं बन पाएगा। पर आप जो ये पेपर था उसको आपने पहले रेक्टेंगल फॉर्म में था, फिर उसको स्फीयर फॉर्म में, फिर ये वापस स्फीयर हो सकता है ना, रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये फिजिकल चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन में नहीं बोल रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल। पर ये है क्या? केमिकल चेंज है ये। फिजिकल केमिकल में आपको पता है फिजिकल चेंज, और क्या होता है केमिकल चेंज आपको पता है? केमिकल, देखो आप जो हो, आप छोटे थे, इतने बड़े हो गए, आप वही हो ना, आप तो वही। तो ये आपका फिजिकल चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है? आप 10 साल के थे तो हाइट इतनी थी, 20 साल के थे हाइट इतनी हुई, तो वो फिजिकल चेंज। पर जो आपकी बॉडी के, जो इस फिजिकल चेंज को लाने के अंदर जिसका काम था, वो केमिकल चेंज का था। किसका? मतलब जो आप इतने बड़े हुए वो किसकी वजह से? आपकी बॉडी के अंदर अभी हाल में आप बैठे हो, जो भी चेंजेस आ रही, किसी ने तमाचा मार दिया गाल लाल, फिजिकल चेंज, कलर चेंज से हुआ आपका।
पर आप अभी बैठे हो और बॉडी के अंदर जो चल रहा है वो सब केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? आप समोसा खाते हो तो क्या फिर समोसा ही निकलता है? किसी का निकला भी क्या गया? आप कुछ भी खाते हो, समोसा खा लिया मान लिया आपने, फिर सुबह गए, फिर वहां पे ऑब्वियस सी बात है आपको समोसा नहीं मिलने वाला है। अपेक्षा भी मत करना, एक्सपेक्टेशन कि समोसा निकलने वाला है, चलो आ जाओ गरम गरम तेल में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। वहां से वेस्ट निकलेगा। क्या निकलना है? वेस्ट आपकी बॉडी से निकलता है। अब वो वेस्ट निकलने के पीछे बॉडी के अंदर क्या हो रहा था? केमिकल चेंजेस हो रहे थे। क्या हो रहे थे? केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, केमिकल, ठीक है वो सब। तो ये केमिकल चेंज है, और इस केमिकल चेंज को लाने के लिए जो अंदर प्रोसेस होता है, आपने पेपर को हीट प्रोवाइड किया, यानी गर्मी टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट प्रोवाइड किया, माचिस से जलाया, और फिर ये पेपर जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में है ना, साथ साथ में क्या था, पेपर के साथ साथ में क्या था, अगर मान लो आप किसी चीज को जलाते हो और ऑक्सीजन नहीं है तो वो जल नहीं पाता है। आपको ये बात पता है? आप ग्लास में कभी माचिस जलाना, वो तुरंत ही बुझ जाएगा। आप कई लोग पता है ये ट्रिक करते हैं, माचिस को लेके ऐसे मुंह में, अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं और माचिस अंदर बुझ जाता है, तुरंत ही बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की सप्लाई। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर जलना है तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन का। फिर आप बोले नहीं मैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दूंगा, और गए ऐसे लेके फटाफट फटाफट ऐसे फैन आप डुला रहे हो, ये ले ऑक्सीजन, ये ले ऑक्सीजन, तो नहीं जलेगा। आपको स्टेबल ऑक्सीजन, ऐसा नहीं आप गए और ऐसे फूक मारे तो कहां। फूक मारने से भी चीजें बुझ जाती है, क्योंकि वहां पे CO2 उसको ज्यादा मिल जाता है, इसीलिए चीजें, आप देखो फूक मारते हो तो चीजें बुझ जाती हैं, क्योंकि वहां पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिल जाता है, जबकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप पेपर वाले में देखो तो पेपर को आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी गर्मी दिया उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो पेपर किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड्स में, जिसको आप ऐसे PO मान लो, एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो केमिकल चेंज हुआ, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको आप केमिकल रिएक्शन बोलते हो, है ना। क्या बोलते हो आप? एनी चेंजेस विच इज एसोसिएटेड विथ केमिकल, है ना, एनी चेंजेस विच इज एसोसिएटेड विथ केमिकल, वी कैन से दैट द रिएक्शन, वी कैन से दैट द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द केमिकल चेंज। एक ऐसा प्रोसेस जो कि केमिकल चेंज के अंदर इन्वॉल्व है, उसे आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन, है ना। ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई? केमिकल चेंज होने के लिए जो भी अंदर प्रोसेस लगती है उसको आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन, है ना। इक्वेशन क्या है वो बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? अच्छा, केमिकल चेंज के कुछ MCQ आते हैं, फिक्स है, MCQ याद रखना है। MCQ आपको बताया जाए तो MCQ यहाँ पे ध्यान रखना। चलो, तो एक MCQ बनता है आपके पास कि इनमें से बताइए कौन सा, मुझे बाद में ध्यान देना, MCQ याद रखना। ये MCQ इस टाइप के आते हैं, इस टाइप के। ऑप्शन भले चेंज हो सकते हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा केमिकल, विच वन ऑफ दिस इज केमिकल चेंज। रिएक्शन नहीं, चेंज की बात। चलो, तो ये बाद में देखना। तो एक बार फिर से सुनना, केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन बोलो या केमिकल चेंज बोलो, दोनों एक दूसरे से एसोसिएट करता है, लगभग लगभग सेम है। यानी जहां जहां पे केमिकल चेंज होगा वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, और जहां जहां पे केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे केमिकल चेंज होगा। दोनों एक ही चीज है। केमिकल चेंज का मतलब आप जानते हो, फिजिकल चेंज मतलब सिर्फ अपीयरेंस में होता है, नया प्रोडक्ट नहीं बन के आता है ना। आप 10 साल के थे तो भी लड़के थे, 20 साल के हो गए तो भी लड़के हो, तो ये फिजिकल चेंज है, लड़की नहीं बन जा रहे। पर अगर केमिकल चेंज होगा तो आप लड़की बन जाओगे। बहुत लोग कराते हैं प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, कैसे करा लेते हैं केमिकल चेंज, दुनिया भर की सर्जरीज कराते हैं। बहुत लोग अपनी, पता है, जेंडर को भी बदलते हैं, सोशल मीडिया पर आपने देखा हो, मतलब अपने जेंडर को ही बदल देते हैं, उनको शौक होता है भाई, ठीक है, LGBT कम्युनिटी उसको आप बोलते हो। तो केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में हरदम क्या होता है? नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या होगा? नया प्रोडक्ट, यानी जो आपका पहले रहेगा इनिशियली वो बदल के कुछ दूसरा बन जाता है। पर फिजिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो पहले है बाद में भी वही है। जैसे पेपर का आपने बताया, रेक्टेंगल था, उसको आपने जब पेपर को वो वाइंडिंग अप किया, जब ऐसे घुमा फिरा दिया तो भी वो पेपर ही था ना, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। पर केमिकल चेंज में प्रोडक्ट दूसरा बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोडक्ट अलग ही बन जाता है।
तो आपको यहां बताना है कि अब कौन सा केमिकल चेंज है, इसमें से एक फिजिकल है बाकी 3 केमिकल है, तो फिजिकल वाला कौन सा है आपको पकड़ के बताओ। सॉरी यहाँ पे आपको बताना है विच वन ऑफ दिस इज नॉट, है ना, नॉट केमिकल चेंज। सॉरी यहाँ पे कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, नहीं सॉरी कौन सा केमिकल चेंज है, सॉरी कौन सा केमिकल चेंज है। तो पहले तो आप देखो बर्फ टू आइस, है ना, क्या यहाँ पे वाटर टू आइस, पानी आइस में कन्वर्ट होता है, तो क्या ये फिजिकल है या केमिकल है? फिजिकल है। देखो पानी का स्टेट क्या है? लिक्विड। फिर पानी को आपने टेम्परेचर कम कर दिया, पानी क्या बन गया? बर्फ। पर अंत में आप देखो तो बर्फ और पानी एक ही चीज है कि प्रोडक्ट अलग अलग है? दोनों एक ही चीज है, दोनों का टेस्ट सेम है, दोनों का नेचर सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, पानी और बर्फ। ये फिजिकल चेंज है, बस इसके स्टेट में फर्क आया, दशा में। पहले वो लिक्विड था, अब क्या बन गया? सॉलिड। अगर मान लो पानी जो है हाँ चलो वाटर नहीं, वाटर टू वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर जानते हो, भाप। तो पानी को अगर आप भाप बना देते तो भी वो भाप पानी रहता, पता है आपको? भाप क्या होता है? पानी। अगर आप भाप को कूल कर दे तो पानी बन जाएगा। जैसे आपने चाय देखा है, चाय आप पानी को गर्म करो, एक तपेली में, एक ग्लास में पानी को गर्म करके लो, फिर उसके ऊपर अपना हाथ रख दो तो भाप निकलता है, पता है आपके हाथ के ऊपर क्या आ जाएगा? पानी। मतलब आपने भाप को उड़ने नहीं दिया, वो वापस से पानी बन गया। तो भाप भी एक तरह का पानी ही है, क्या होता है? वाटर वेपर। तो वो भी बस फिजिकल चेंज होता है, पहले वो पानी था, बाद में क्या बन गया? गैस। उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुई, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल। अब NaCl इन वाटर, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, टाटा नमक। NaCl क्या होता है? नमक। नमक देखो, नमक देखो, तो यहां पे सभी ने नमक देखा है। तो NaCl को जब आप पानी में डाल दो तो पानी और नमक हो जाता है। तो क्या ये केमिकल चेंज है कि नहीं? ये सवाल भी उठता है। मैंने आपको बोला है कि केमिकल चेंज वो होते हैं जिसको कि आप वापस से रिटर्न नहीं आ सकते हो। हाँ कुछ में आ सकते हो, एक्सेप्शनल, वो आप बाद में पढ़ोगे। अभी के लिए केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें आप अगर प्रोडक्ट आपका बन गया तो आप इधर से इधर नहीं आ सकते, इधर से इधर चले गए, पेपर को जला दिया, राख बन गया, राख से पेपर पे आप नहीं आ सकते, अब खत्म बात। आ भी सकते हो तो वो आसान नहीं हो सकता है, बस खत्म, अब नहीं आ सकते हो आप। पर यहाँ पे आप देखो NaCl को आपने नमक को पानी में डाल दिया, क्या आप वापस से नमक को पानी से निकाल सकते हो? नहीं, नहीं निकाल सकते, यहाँ पे फंसे। निकाल सकते हो भाई साहब, अगर आप दरिया का पानी देखो, नमक होता है उसी से, है ना, डांडी में आप जाके देखो उसी से नमक बनता है। नमक कोई भगवान नहीं आपके ऊपर ऐसे बरसा रहे कि ये ले तू नमक, ये ले खा लो तुम लोग वरना मर ही जाओगे, सब चले जाओगे, है ना, ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखो तो हमने नमक की बात करते ना, ठीक है। तो ये जो पानी है, ये लोग करते क्या है? इस पानी को सूखने देते हैं, है ना, पानी को सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? एवापोरेट होने देते हैं। और होता क्या है, एक समय पे पानी क्या हो जाएगा? सब एवापोरेट हो जाता है, नमक बस। तो अगर आपको NaCl पानी में से निकालना है तो आप हो सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले आपने NaCl को पानी में डाल दिया, उसका डिजोल्व करके उसका सोल्यूशन बना दिया, फिर आप चाहो तो बैक जा सकते हो। क्या करना है? इसको धूप में रख दो, कुछ दिन बाद आपका नमक नीचे रह जाएगा, वाटर पेपर। तो ये भी फिजिकल चेंज हुआ, यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज। ये भी क्या हुआ? याद रखना है, NaCl मतलब नमक होता है, नमक इन पानी, ये भी फिजिकल, ये भी फिजिकल। अब कंबसन ऑफ फ्यूल, ये आपका केमिकल चेंज होगा। मान लो जैसे फ्यूल जाते हैं, फ्यूल पेट्रोल, पेट्रोल को आप क्या करते हो? गाड़ी पे पेट्रोल आपका जलता है, इंजन में से क्या होगा? पेट्रोल को हीट मिलती है, जिसकी वजह से पेट्रोल क्या होगा? जलेगा, और जलने के बाद वो साइलेंसर में से राख, अरे धुआं बन के, अब क्या वापस से आप धुआं को बना सकते हो पेट्रोल? है ना, नहीं बन सकता है। यहाँ पे क्या होता है? फ्यूल जो होता है CH4, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? CH4 जो है वो ऑक्सीजन, ये CH4, ये मीथेन है। आप इसको फ्यूल, एक मीथेन क्या होता है? फ्यूल ही आप मान लो इसको। तो मान लो आपका ये पेट्रोल है, फ्यूल है, फ्यूल को आपने क्या किया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इंजन की मदद से, वो क्या होता है? आप उसको जलाते हो, इग्नाइट करते हो, और इग्नाइट करने के बाद आप वो क्या फिर बांधते हैं? हाइड्रोजन गैस ऊपर। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? ऊपर पास हो जाता है, और CO2 भी साथ में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। साइलेंसर में से क्या निकलता है? CO2 गैस, काला काला धुआं, CO2 गैस, और साथ साथ में H2 भी निकल के ऊपर, सॉरी H2 हो गया जो भी है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। अब ये आप वापस से इसको यहाँ पे नहीं ला सकते हो, अब वापस से आप धुएं को पेट्रोल नहीं बना सकते हो, तो वो आपका क्या हो गया? केमिकल MCQ। देखो MCQ में आप लोग याद रख लेना, इससे ज़्यादा MCQ नहीं पूछेंगे, है ना, यही सब पूछते हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान दे दो, याद रहेगा लास्ट समय तक, ये आपको होप करता हूँ। चलो, तो ये आपका क्या हुआ भाई? फिजिकल केमिकल चेंज में से इनमें से कौन सा है ये? और भी केमिकल चेंज क्या है आपकी बुक में से? आप देखो, दिख रहा है वो 4 वहाँ पे लिखे होंगे अलग अलग पॉइंट्स। हाँ, आपकी बुक में देखो, पहला पढ़ो, क्या है पहला भाई? आप बताओ पहला। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, ठीक है। समर के, गर्मी के महीने में आप अगर दूध को रात को ऐसे ही छोड़ दो
पता है सुबह फट जाता है। अब आप वापस से उस फटे दूध को दूध में नहीं ला सकते हो, फिर उसका छाछ वाछ जो बनाना है बनाना, ऊपर दूध नहीं आ सकता है, केमिकल चेंज हुआ, क्या हुआ है ना, उसको टेम्परेचर क्या हुआ, ज्यादा मिला, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा मिलने के कारण ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या हो गया, दूध एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है ना, जो कि उसका फटा दूध जो भी बोलो इंग्लिश में, मेरे को नहीं पता। चलो उसके बाद क्या है, सेकंड क्या है भाई, वो केमिकल चेंजेस है, सब आपको याद रखना है। सेकंड क्या है, देखो केमिकल चेंज में आप एक बात याद रखो, आप प्रोडक्ट को वापस से रिवाइव नहीं कर सकते हो, सिंपल केमिकल चेंज इसको बोलते हो। वापस क्या है दूसरा, दूसरा क्या आदर्श आप पढ़ो, ठीक है। एक आयरन नेल को, आयरन नेल मतलब खिल्ली होता है ना, खिल्ली, अगर आप उसको ऐसे खुले में छोड़ दो ह्यूमिड एटमोस्फियर में, जहाँ पे एटमोस्फियर में आप अगर छोड़ दो, 4 दिन में क्या हो जाएगा, काट खा जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर मान। अब वो जो काट खा गया, अब उसको आप वापस से आयरन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, फ्रेश आयरन में। तो ये क्या हो गया आपका, अगेन केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन आप बोलो, ठीक है। आगे थर्ड पढ़ो आप, क्या, ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। उसके बाद आप उसके बाद पढ़ो, उसके बाद वाला फूड इज कुक, ठीक है। तो देखो ग्रेप्स इज फर्मेंटेड, पता है अंगूर होता है, अंगूर, अंगूर को पता है सड़ाने के बाद आप अल्कोहल बनता है, दारू, है ना, पता होगा, अल्कोहल ग्रेप्स होता है, और फिर एक और भी होता है वो महुआ होता है, आपके गांव में आपने देखा होगा, उससे ही बनाते हैं। तो ग्रेप्स जो होता है, ग्रेप्स को पता है आप सड़ा के, अलग अलग फ्रूट्स जो होता है आप उसको सड़ा के क्या बनाते हो, अल्कोहल बनाते हो। तो वो भी केमिकल चेंज रिएक्शन हो रहा है, वहां पे भी केमिकल चेंज हो रहा है। और उन्होंने बोला फूड इज कुक्ड, खाने को आप कुक करते हो, वो भी केमिकल चेंज हुआ, है ना। खाने को आप क्या करते हो, गर्मी प्रोवाइड करते हो। एक बार दाल चावल बन गया, फिर से आप उसमें से चावल नहीं निकाल सकते हो, यहाँ पे दुनिया भर के चेंजेस। अब क्या है, ठीक है, आपके वही समोसा खाया, डाइजेस्ट हुआ, वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है, समोसा नहीं मिलेगा भाई, भूल जाओ। चलो ये देखो लोग जी रहे हैं, आप अगर देखो तो लोग जो जी रहे हैं सिर्फ खाने के लिए ही जी रहे हैं। हर इंसान अपना पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है साला। आज इंसान हर चीज से आपकी भूख भर सकती है, पर खाने से आप कितना भी खाओ कम है। अभी ऐसा नहीं है ना कि यार एक बार खा लिया जिंदगी भर चले, ये लोग इतने पैसे खाने में ही तो उड़ रहे हैं साला, पैसे कहाँ जा रहे हैं, सब खाने में। अगर ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए कि बस सुबह खा लो 10-15 दिन तक बैटरी चलेगा, ऐसा है ही नहीं साला। सुबह खाओ, 12 बजे खाओ, शाम को खाओ, ठीक है। तो ये है, चलो तो उसके आगे क्या है, और कुछ है, वी रिस्पायर, वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हो, तो केमिकल चेंज हुआ ना। अच्छा, ऑक्सीजन लेने के बाद CO2 क्यों बाहर आता है, पता है आपने कभी सोचा है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो है, आप जो खाते हो उस खाने के अंदर ऑलमोस्ट क्या है, सब कार्बोनेटेड फूड्स होते हैं। आपकी बॉडी में क्या होते हैं, कार्बन वाले ग्लूकोज के फॉर्म में सब फूड्स होते हैं। ऑक्सीजन जाके खाने से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट होने के बाद CO2, है ना, जैसे मान लो खाना जो हो गया आपका, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज मतलब खाना वाना है, आप वो सब समझो, छोड़ो वो सब। मतलब ऐसा है कि आप कार्बन है आपके खाने में, क्या है आपके खाने में, कार्बन। ऑक्सीजन अंदर गया, खाने के साथ रिएक्ट किया, बाहर आया CO, तो भी रिस्पायर, वो भी केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो ये सब हुआ जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपका होता है। तो वैसे ही मैग्नीशियम भी एक बड़ा मैटर होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम स्ट्रिप लेना है, और उस स्ट्रिप को आप जैसे ही चलाओगे, है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन बोलो, स्ट्रिप बोलो, मैग्नीशियम रिबन को आपने क्या किया, जलाया, है ना। आप इसको हीटिंग कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होता। यहाँ पे आप सोचोगे सर O2 क्यों, इसको आप मॉलिक्यूल बोलते हो, वो सब यहाँ पे मत ध्यान दो, बस इतना समझो कि आप लाइफ में कभी भी ऑक्सीजन को, हाल में जो ऑक्सीजन है ये एटमोस्फेयर में, वो O नहीं है, वो क्या है, O2, क्योंकि वो अकेला स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो Mg+O2 ये आपको क्या देगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है भाई, एस है ना, ये क्या है, एस है, यानी कि राख है इसका। देखो कभी भी आपको एक बात और याद रखना, कभी भी आपको किसी चीज का राख मिलेगा, किसी भी चीज का कभी भी आपको राख मिलता है, चाहे वो मैग्नीशियम मेटल हो या फिर कुछ भी हो, वो राख के साथ फिक्स आपको क्या रहेगा, लास्ट में ऑक्साइड लगता है। क्योंकि आप कभी भी किसी चीज को जलाते हो तो किसके प्रेजेंस में जलाते हो, ऑक्सीजन। मान लो आपने पेपर जलाया, क्या जलाया, ये मैग्नीशियम को छोड़ो, मान लो आपने पेपर जलाया, तो लास्ट में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पेपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा, समझे। ये ऑक्साइड क्यों लगा, क्योंकि आप उसको जला देते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन इसके साथ क्या होता है। देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब आपने कल भी समझा था, केमिकल रिएक्शन मतलब अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है, जब दो चीजें आपस में जुड़ती है ना, केमिकली जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, तो अंदर उसके एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अलग अलग जो उसके अंदर एटम्स होते हैं, है ना, जो अलग अलग छोटे छोटे, आप किसी भी चीज को तोड़ते जाओ, जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम होता है।
तो जब आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में होता क्या, मान लो दो अलग अलग चीजें, यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम रिबन था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन है ना। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये लोग करते क्या है, अपने एटम्स ये लोग के जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ पहले तो टूटते हैं और जुड़ते हैं ना, बॉन्ड करते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसका क्या हो जाएगा MgO है ना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये केमिकल, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, वो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब समझते हो, ठीक है। उसके बाद अपने पास है, ठीक है, वो एक है, उसको अपने ऐसे ही, इसको ऐसे जान देते हैं, ठीक है। बस अभी यहाँ पे इतना चीज याद रखना है, इसके लिए MCQ लिए क्या याद रखना है कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, किस तरह का लाइट देखने को मिलेगा, व्हाइट डेजलिंग लाइट। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ फटाफट वो जलता है ना, वो मतलब रेडिली होता है, हरदम ऑक्सीजन के साथ जलने के लिए तैयार होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सोल्डरिंग करने के लिए आपने देखा होगा, वहां पे भी व्हाइट लाइट निकलता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नीशियम मेटल से वो लोग दो मेटल्स को अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ यहाँ पे व्हाइट डेजलिंग लाइट। और किस तरह का पाउडर होगा, व्हाइट कलर का। किस तरह का पाउडर भी, किस तरह का, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, अगर उस एक्टिविटी में अगर ध्यान से देखो, आप मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे बोला जा रहा है सैंड पेपर से रब करो। सैंड पेपर जानते हो क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो घर वर को आप पेंट कराते हो तो पता है एक पेपर होता है जिससे कि आप घर को निकालते हैं ना, वो रिजिड सरफेस होता है एक तरह से, तो वो कोई भी आपके दीवार पे अगर किसी भी तरह का पेन वगैरह लगा होता है वो निकल जाता है आसानी से, है ना। तो वो सैंड पेपर है। और आपको यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, सैंड पेपर से आप मैग्नीशियम रिबन को रब करो। उसका रीजन क्या है, क्यों रब करना है मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक ऐसा मेटल है जो कि क्या करता है, तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, जंक लग जाता है, उसको काट लग जाता है। आप देखो मेटल जो होता है आयरन, आयरन को भी अगर आप खुला छोड़ दो तो ऊपर ऊपर लेयर पे क्या लग जाएगा, जंक लग जाता है। और वो जंक को आप किस तरह से छुड़ा सकते हो, सैंड पेपर से रब कर दो तो क्या निकल जाएगा, जंक जो है निकल जाएगा। वरना फिर आपको यहाँ पे आपको पास इंप्यूरिटी आ जाएगी, आपको फ्रेश मैग्नीशियम चाहिए। आप मैग्नीशियम मेटल को खुला छोड़ देंगे, तुरंत आयरन ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करके जंक बन जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना था, उसको रब करना था। ये भी MCQ हो सकता है, सिर्फ याद रखो, वहाँ पे लिखना नहीं है MCQ, अगर आ जाए तो ठीक है, वरना इतना कॉन्सेप्ट बस याद रखो, रब क्यों किया जाता है किसी चीज को। उसका कारण क्या है, क्योंकि ऊपर रस्ट हो जाता है, रस्ट को आप निकालने के लिए, है ना, जो काट होता है उसको निकालने के लिए करते हो, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे इसको ऐसे ही रखो। और जो है आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये कि आपने स्टेट में इसके अगर आप देखो, है ना, ठीक है। उसके बाद एक और आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा, आपको क्या रखना है, वहाँ पे जिंक रखना है और H2SO, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड समझते हो क्या है, एसिड देखा है घर में, आप एसिड यूज करते हो बाथरूम वगैरह में डालने के लिए। तो वो एसिड को आप जैसे ही बाथरूम में डालते हो तो आप देखते हो कि धुएं, बहुत गर्मी निकलती है, हीट निकलता है ना। आप भी अगर टच करो तो इनफैक्ट आप भी जल जाओगे, है ना। हमारे कॉलेज में कई सारे लोग जले हैं, जैसे ही थोड़ा सा गिरता है पूरी चमड़ी आपके ऊपर के निकाल लेता है। मेरे खुद के ऊपर गिरा था, ये पूरा इतना चमड़ी चला गया था। तो ये जो होता है H2SO4 काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव केमिकल होता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप क्या बोलते हो, किंग ऑफ एसिड होता है। ये क्या होता है, किंग ऑफ, बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। आपके जो टॉयलेट क्लीनर्स जो होते हैं एसिड्स, वही समझ लो आप, एक तरह से वही मान के चलो। आपके पास H2SO4 है, आपने H2SO4 के अंदर क्या डालना है, जिंक ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे जिंक के दाने। क्या डालना है, जिंक के, जिंक आप समझ रहे हो क्या है, जिंक नहीं, जिंक काट नहीं है, जिंक एक मेटल होता है। जिंक भी क्या होता है, एक मेटल। और जिंक जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। आपने देखा है कि आयरन जो होता है, लोखंड, जैसे मान लो ये ग्रिल है यहाँ पे ब्लैक कलर की, है ना, लोखंड की, ये ग्रिल जो है वो आयरन का है, उसके ऊपर क्या किया है, पेंट किया है। पेंट किया है कि नहीं, ब्लैक कलर की, जो भी आप रेड कलर की पेंटिंग, तो वो जो पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग, वही क्या होता है, जिंक होता है। और आप देखो पेंट को लगाते क्यों हो, क्योंकि आपका जो आयरन है वो सड़ ना जाए, है ना। आप पेंट लगाते क्योंकि आयरन जो है वो सड़ नहीं जाए, तो इसीलिए आप ऊपर जिंक लगाते हो। और जिंक एक ऐसा, और जिंक ही क्यों लगाते हो, उसका रीजन है क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है और आपके मेटल को बचाता है, सड़ने नहीं देता है। तो बस ये वही है, यहाँ पे आपको जिंक रखना है। आपने जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स ले, यानी कि छोटे छोटे दाने लिए, उसको क्या किया, ये आपके पास बीकर है, बीकर के अंदर आपने जिंक ग्रैन्यूल्स को, छोटे छोटे जो इसके दाने हैं, उसको क्या किया, यहाँ पे ये H2SO4 एसिड है, कोई भी एसिड ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक या फिर H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल्स डालोगे, है ना। अच्छा, आप मेरे को बस इतना बताना कि आप अगर एसिड को ऐसे नीचे फेंक दोगे तुरंत ही क्या होगा, धुएं निकलेंगे, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा कि नहीं, गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही आप जिंक ग्रैन्यूल डालोगे, इसका H2SO4 का इतना पावर होता है, ये इसके थ्रू क्या करेगा, सबको पिघला देगा।
डिजोल्व कर देगा। क्या कर देगा? आप देखो वहां पे अगर तो केमिकल में वो दिख रहा है आपको, पिघल रहा है। जिंक जो मेटल है वो क्या हो रहा है? पिघल रहा है ना उसके अंदर, तुरंत ही वो मेल्ट होते जा रहा है धीमे धीमे। और जैसे ही मेल्ट होगा तो आप बीकर को जैसे ही टच करोगे, वहां पे कॉनिकल फ्लास्क है, सॉरी बीकर नहीं है, कॉनिकल फ्लास्क उसको बोलते हैं, कुछ भी हो, तो आप जैसे ही इसको टच करोगे, इसके बाहर के सरफेस को टच करोगे, आपको क्या देखने को मिलेगा? ये कैसा रहेगा? एकदम गर्म। कैसा रहेगा? बहुत ही ज्यादा ये हॉट होगा। कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा, है ना। आपको वहां पे गर्म क्या, हाँ गर्म, आपको ये जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है वो कैसा हो जाएगा? बाहर से एकदम गर्म, है ना। क्या हो जाएगा? एकदम गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। जैसे ही आपने जिंक डाला और ये जो है ऊपर से गैस भी निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता है? हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने जिंक को अंदर डाला, यहाँ पे क्या होगा? ZnSO4, है ना, जिंक सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4, और साथ साथ में क्या होगा? H2 गैस निकल जाएगा। वहाँ पे दिख रहा है पाइप जैसे, है ना, दिख रहा होगा ना वहाँ पे आपको, पाइप जैसे होगा। ZnSO4 और H2 गैस वहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये इसका एरो का मतलब है वो बाहर निकल जाएगा। और अंदर क्या बच जाएगा? पहले H2SO4 था, अब क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन गया। आपके पास क्या बन गया? ZnSO4 फिर प्लस H2, जो कि H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपने यहाँ पे अगर आपने दो चीजें देखा, मैग्नीशियम को लेके आपने देखा और यहाँ पे देखा, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है आपको पता है? आपने ये देखा पहले में क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। दो केमिकल्स रिएक्शन अगर आपने देखे तो उसके अंदर से आपको क्या समझ पड़ा? इवोल्यूशन ऑफ, पहले में तो गैस निकला था, बिल्कुल निकला था, है ना। केमिकल रिएक्शन होता है तो देखो क्या क्या होने के चांसेस होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, अगर होगा ही नहीं, हो सकता है, एक उसमें से पॉसिबिलिटीज है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं पे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। आप क्या बोल सकते हो? चेंज इन, ये टी मतलब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, है ना। आप जानो तो चेंज टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आता है। देखो यहाँ पे पहले H2SO4 को आपने ऐसे ही रखा था, आप एसिड को ऐसे ही रखे होते घर पे, तो क्या वो गर्म होता है? आप टच कर सकते हो ना बॉटल को, कि नहीं टच कर? बॉटल को तो टच कर, वो एकदम रूम टेम्परेचर पे रहता है नॉर्मल। पर आप जैसे ही उसको नीचे गिराते हो या फिर उसके अंदर कुछ डालोगे, वो तुरंत ही क्या करेगा? आप जैसे ही किसी चीज को उसके अंदर डालते हो, वो उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करता है ना, पूरा पिघलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है ना, गर्म हो जाता है। वो क्या होता है? तुरंत ही गर्म हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। कब हो सकता है? इफ देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना, बिटवीन टू एलिमेंट्स। अगर केमिकल रिएक्शन है देन यू विल बी एबल टू सी द चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा क्या है यहाँ पे? चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब उसके दुर्दशा में भी चेंजेस देखने को मिले। स्टेट का मतलब क्या होता है पता है? स्टेट, हाँ, उसका मतलब अपीयरेंस की आप बात करते हैं ना, उसकी दुर्दशा। तो यहाँ पे आप देखो चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम पहले एक रिबन था, जैसे ही आपने इसको जला दिया फिर क्या बन गया? वो राख बन गया, है ना। उसके स्टेट में आपको चेंज देखने को मिला, पहले तो वो कुछ अलग था फिर कुछ अलग हो गया। चेंज इन स्टेट, फिर क्या है? चेंज इन कलर है कि क्या है? कलर, है ना। चेंज इन, एक यही बताया ना, चेंज इन क्या है? ये देखने को मिलता है कलर, बिल्कुल देखने को मिलता है ना। आपको क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन कलर भी देखने को मिल सकता है। पहले मैग्नीशियम स्ट्रिप का कलर कुछ और था, जलने के बाद वो कैसा हो गया? व्हाइट कलर का राख बन गया, है ना। आप देखो पेपर होता है, जैसे मैं पेपर की एग्जांपल दे दूं, लेट से आपने एक पेपर लिया हुआ है, पेपर को आपने जला दिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है, पेपर को आपने जैसे ही जलाया, फिर पेपर व्हाइट कलर का था, जलने के बाद कैसा हो जाता है? कलर ब्लैक कलर हो जाएगा। तो चेंज इन कलर भी आपको देखने को मिल सकता है। कब कब? इफ केमिकल रिएक्शंस हैपन, है ना, बिटवीन टू एलिमेंट्स। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चार चीजें आपको देखने को मिलती है ना। क्या क्या होता है? GATS, कितने हैं? सॉरी कितने हैं टोटल? चार है ना। हाँ, गैस, टेम्परेचर और वहाँ पे स्टेट और कलर, ठीक है, GTSC। तो ये चार चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, टेम्परेचर के अंदर बदलाव हो सकते हैं, स्टेट के अंदर बदलाव हो सकता है और कलर के अंदर बदलाव हो सकते हैं। कब? जब जब केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? मैथ्स में आपने बहुत बार सुना होगा केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है, वहां पे मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं। जैसे आप ये देखो, है ना, 2 + x = 3 + 6, 2 + x = ये इक्वेशन होता है। लेफ्ट हैंड साइड
इसको आप इक्वेशन बोलते हो, पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ पे कौन से इक्वेशन के बारे में आप पढ़ोगे? केमिकल इक्वेशन, है ना? पूर्वी का दिमाग में जा रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं जाए तो बताना। चलो, केमिकल, सॉरी कहाँ पे है, हाँ वो मैथमेटिकल इक्वेशन है, और यहाँ पे क्या है? केमिकल इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन को देखो, 2 + x = 3 + 6, ये LHS साइड है और वो RHS है, ये सेम है, और ये भी क्या होगा? आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हो। सिमिलरली यहाँ पे केमिकल को भी लिखने के लिए केमिकल इक्वेशंस होते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपने क्या देखा था? ये मैग्नीशियम था, किसके साथ? आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? रिएक्ट कर जाता है, हीट आप देते हो तो क्या मिल जाता है आपको? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको यहाँ पे लिख देते हैं MgO। इसको आप क्या पढ़ोगे? मैग्नीशियम। एक बात और याद रखना, एक बात याद रखना, जब भी आप किसी चीज को बर्न करोगे उसके बाद उसको आपको एस मिलता है, और वो एस हरदम ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? ऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ये सब। तो Mg, तो आप अगर देखो इसको, है ना, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे आप = नहीं लिखते हो, है ना, ये बात याद रखना। यहाँ पे आप क्या नहीं लिखते हो? = नहीं लिखते हो, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों सेम नहीं है। मैथ्स में देखो आप = इसलिए लिखते हो, 2 + 3 = 1 + 4, ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसलिए आप बराबर लिखते हो कि दोनों = बट यहाँ पे आप = नहीं लिख सकते। उसका कारण क्या है? ये जो है दोनों अलग अलग चीजें थी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, जलने के बाद वो एक अलग चीज बन जाता है, मतलब होता दोनों इक्वल ही है, दोनों एक ही चीज है, बट आप उसको इक्वल डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इसलिए आप यहाँ पे इसे किसको रिप्रेजेंट करते हो? केमिकल रिएक्शंस को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। पर फिर भी आप देखो तो ये काफी ज्यादा बहुत ही बड़ा है ना, ये जो एक प्रोसेस है यहाँ पे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये काफी बड़ा प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप हर केमिकल इक्वेशन को इस तरह से लिखने जाओ बुक्स में तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, मतलब ये कन्वीनियंट नहीं है, यूज करने लायक तो ये नहीं है। आप इतने बात समझ रहे हो, है ना? अगर आपको कोई बोले, अगर मैं आपको यही लिखना है, कोई ये बोले अगर आप ऐसे हरदम लिखो 2 + 3 = 1 + 4, आपको अगर वर्ड्स में लिखना हो तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, है ना, अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे किया गया है कि इसके फॉर्मूलाज बनाए गए। इसके क्या बनाए गए? फॉर्मूलाज, जो कि आप अलग अलग एलिमेंट्स देखते हो, 118 एलिमेंट्स हैं, है ना, आपने देखा था वो कल भी पेज नंबर 86 पे। तो 118 अलग अलग एलिमेंट है, जिसको कि आप, इन्होंने क्या कर दिया, उसका शॉर्ट फॉर्म, है ना, शॉर्ट नेम दे दिया। जैसे आपका नाम भी, मेरा नाम आदर्श दुबे है, मेरा नाम भी, तो मैं AD रख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है ना, इतना बड़ा नाम रखने के लिए AD भी रख सकता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, ऑक्सीजन का O होता है, ऑक्सीजन का होता तो O है, बट वो O जो है वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए आप वो क्या होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है O2। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करें MgO, जिसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिख सकते हो? MgO। ये आपका क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन। ये आपका क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन। और अगर आप देखो इस केमिकल इक्वेशन को, यहाँ पे कितने Mg है? एक। कितना मैग्नीशियम है? मैग्नीशियम के कितने, मैग्नीशियम एलिमेंट के कितने एटम हैं? एक, है ना। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है यहाँ पे? 2 है। मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 है, समझ पड़ रहा है आपको? वहां पे मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम यानी बैलेंस है, मैग्नीशियम क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, वहां पे ऑक्सीजन 1 है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आप जो भी करोगे वहां पे उतना पूरा होना चाहिए, है ना। आपने ये 9th चैप्टर में ये एक लॉ भी पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी को आप ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप खुद से एनर्जी को बना सकते हो और ना ही तो आप एनर्जी को नष्ट कर सकते हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। आपने क्लास 9th में 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने पढ़ा था एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो Mg1 है, Mg1 के पर यहाँ पे ऑक्सीजन को तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे 2 था वहां पे 1 ही है, मतलब कि ये अनबैलेंस है। कैसा है? इसको आप बोलते हो अनबैलेंस इक्वेशन, इसको आप क्या बोलते हो? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसके एक और नाम है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल मतलब समझते हो? कंकाल, हड्डी। हाँ, ये स्केलेटल मतलब क्या होता है? कंकाल। आप स्केलेटन समझते हो? स्केलेटन आपकी जो हड्डी होती है, आपने देखा होगा हड्डी कंकाल होता है, वो स्केलेटन होता है। और स्केलेटन जो होता है वो एक कंप्लीट फॉर्म नहीं होता ह्यूमन बीइंग का, है ना। जब तक आपके ऊपर चमड़े ना आए तब तक आपकी बॉडी कंप्लीट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम स्केलेटल इक्वेशन। याद रखना है MCQ के लिए।
इसके लिए याद रखना है। तो स्केलेटल इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस होता है कि अनबैलेंस होता है, ये आपको बताना है। कैसा होता है वो? अनबैलेंस होता है ना, सिंपल सी बात है। आपकी बॉडी स्केलेटल है, अगर सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन हो तो आप अनबैलेंस हो, है ना। जब तक आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी स्किन नहीं है तब तक आप अनबैलेंस्ड हो, तो ऑब्वियस सी बात है। तो स्केलेटल इक्वेशन मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी होता है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस है। अभी इसको आपने करना क्या है? बैलेंस करना है। क्या करना है? क्योंकि लॉ अपने जानते हैं, है ना, लॉ जो है वो अपने जानते हैं कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और एक चीज है कि जब आप बैलेंस करते हो, आप जब बैलेंस करते हो तो कभी भी आप, जैसे मान लो ये Mg है, ये Cl है, कभी भी आप बैलेंस करने वक्त जब नंबर्स को लगाते हो तो कभी भी यहाँ पे आप नहीं रख सकते हो नंबर, है ना। बैलेंस करते वक्त आप यहाँ पे, आप कभी भी नंबर आगे ही रख सकते हो। एलिमेंट्स के कहाँ पे रख सकते हो? आगे, उसके इधर नहीं आप ऐड कर सकते हो। ये तो O2 एक डायरेक्ट ही एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ये कोई मैंने यहाँ पे 2 को ऐड नहीं किया हुआ है, ये डायरेक्ट मॉलिक्यूल है। पर आप जब बैलेंस करते हो, क्या करते हो, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ वहां आप नहीं लगा सकते हो। आप बैलेंस जो है सिर्फ आगे ही नंबर को रख सकते हो, बाकी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mg एक है, Mg एक है, ये तो बैलेंस है। O2 अगर आप देखो तो 2 है, वहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो अगर 2 करना है तो ये, अच्छा हाँ, अगर मान लो ये आपने 2 लिखा, जैसे मान लो मैंने CH4OH लिखा, तो ये 2 किसका है? सवाल ये उठता है। तो ये 2 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। अगर कोई नंबर आगे है तो वो सबका है। हाँ, ये 4 किसका है? ये 4 सिर्फ हाइड्रोजन का है। ये 4 किसका है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का है। पर ये 2 किसका है ना, कॉमन है। ये 2 किसका है? कॉमन है, सबका है। पर आप इंडिविजुअल, ये 2 सिर्फ O का है, यहाँ पे सिमिलरली वो दूसरा कोई नहीं है। बट यहाँ समझो, ये 4 किसका है? सिर्फ H का है। C और OH ये इन सबका नहीं है। पर ये 2 किसका है? सबका है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो ये O2 था, 2 बार ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप इधर नहीं छेड़खानी कर सकते हो इक्वेशन को लिखते दौरान, है ना। आप जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो आपको कहाँ रखना है? आगे ही आप सिर्फ रख सकते हो, इतना बात याद रखो, आगे ही आप नंबर्स को रख सकते हो। यहाँ पे आपने 2 रखा, ये 2 किसका है? ऑक्सीजन का है, और मैग्नीशियम का भी है, ये बात आप जानते हो, यहाँ से मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर देखो मैग्नीशियम में लोचा हो गया। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बस, तो यहाँ पे भी, अब ये आपका इक्वेशन क्या हो गया? अब देख लो, एक बार चेक करो, अब क्या सही है? सही है। अब 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये बैलेंस, ये स्केलेटल इक्वेशन नहीं है। स्केलेटल कब होता है? ये 2 को आप निकाल दो तो क्या हो जाएगा? स्केलेटल, यानी जब बैलेंस ना हो तब। तो बैलेंस इस तरह से इक्वेशंस को किया जाता है, ये बात आपको सिंपली याद रखना है। इसे आप बैलेंस इक्वेशन बोलते हो। चलो यहाँ पे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया। यहाँ पे एक और है आपके पास, कौन सा प्लस कौन सा? यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आयरन लेना है। आयरन को आपने क्या किया? उस वाटर वेपर में खुला छोड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे ही आप आयरन को वाटर वेपर में खुला छोड़ दोगे, फिर ये क्या होगा? रिएक्शन फॉर्म करेगा। रिएक्शन फॉर्म करके क्या ये बनेगा? यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म करता है Fe3O4 प्लस H2 होगा। H2 गैस की फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं, H नहीं होगा कभी भी, यहाँ पे याद रखना आप। डायरेक्टली H, देखो मैंने जैसे आपको बताया, ऑक्सीजन ना ही अकेला रहेगा, ना ही हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेंगे। H2 के फॉर्म में ये लोग रहते हैं, किसके फॉर्म में? ये बात आप याद रखना। आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे सिर्फ इतना सिंपली याद रखो कि हाइड्रोजन आप कभी अकेले लिख ही नहीं सकते हो। आप ये बात अपने मन में याद रखो, क्या रहेगा? H2 गैस ही पास होता है, हाइड्रोजन गैस ही निकल के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आयरन है, उसको ह्यूमिड टेम्परेचर पे, बोले तो पानी में, आप सिंपली समझो, है ना, वाटर वेपर के प्रेजेंस में आपने उसको खुला छोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? Fe3O4, जिसको कि आप क्या बोलते हो? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होगा, या तो क्या बोल सकते हो आप इसको? फेरस फेरिक होता है, फेरिक ऑक्साइड, या फिर आप आयरन ऑक्साइड भी इसे सिंपल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आयरन ऑक्साइड है। और यहाँ पे क्या है आपके पास? हाइड्रोजन गैस भी साथ में। ये फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या है? एक तरह का जंक होता है ना, जंक, है ना। ये यहाँ पे क्या है? आप ऑब्वियस सी बात है, आयरन को अगर पानी में खुले में छोड़ दोगे तो आपको क्या हो? आयरन क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, रस्ट बन जाएगा। तो बस ये रस्ट ही है, बस इसका एक केमिकल फॉर्मूला है जो कि आपको आना चाहिए। ये कुछ नहीं है, सिर्फ रस्ट है। क्या है ये रस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसका केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। ये रस्ट है, ये कुछ नहीं है। Fe3O4, फिर साथ में क्या होगा? H2 गैस भी रिलीज, जो कि आपको दिखता नहीं। आप देखो ये H2 गैस देख नहीं पाओगे,
है ना। अगर आयरन को आप खुले में छोड़ देते हो, फिर यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, तो आप बोलोगे H2 गैस तो मुझे दिखाई नहीं, वो दिखने वाली चीज नहीं, वो आपको नहीं दिखा। हाँ, पर ये जरूर दिखेगा, आयरन के ऊपर जो जंक लग जाएगा वो तो आपको दिखना है। तो Fe3O4 प्लस H2। अब इसको अपने क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। अब क्या करेंगे, ये अपना बैलेंस का टॉपिक था एक्चुअली में, इसको भी अपने क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। मैं आपको बता दिया, आप जो नंबर के जब आप बैलेंस करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बैलेंस जब आप करते हो कोई भी इक्वेशन को, तो आप बैलेंस करने के दौरान आप कभी भी नंबर्स जो ऐड करते हो वो आगे रहेगा, केमिकल एलिमेंट से कहाँ पे रहेगा, आगे रहेगा, पीछे वो कभी हो ही नहीं सकता है ना। बस इतना याद रखो। अब ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, बैलेंस करने वक्त ऐसे एटम को पकड़ो, ऐसे एलिमेंट के एटम को पकड़ो जिसके पास एटॉमिक नंबर जिसके पास एटम सबसे ज्यादा हो, नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा, तो किसके पास है यहाँ पे। आप देखो बैलेंस कहाँ से करना है, दिक्कत यहाँ पे होता है। तो बैलेंस वहां से करो जिसके ऐसे एलिमेंट, है ना, ऐसे एलिमेंट के एटम के पास हो जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे आप देखो, इसको 1 है, इसको 2 है, इसको 1, इसको 3, इसको 4, इसको 2, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना चालू करो, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर आप बैलेंस करोगे, है ना, तो यहाँ पे कितना है, 1 है, वहां पे 4 है, तो यहाँ पे क्या आप रख दो, 4 यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, हाँ ठीक है, आप यहाँ पे आगे 4 आपने कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, 4। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को छोड़ो, अब आप आओ ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, नहीं Fe को बाद में करेंगे। उसके बाद आप किसी को भी कर सकते हो, हाँ ये सवाल उठता है उसके बाद किसको करें। उसके बाद आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, उसके बाद कोई मैटर नहीं, पर सबसे पहले आप उस एलिमेंट के एटम को रखो जिसके पास सबसे ज्यादा एटम हो। उसके बाद चलो हाइड्रोजन करते, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक पैटर्न होता है, गैस है दोनों, क्या है दोनों, गैस। और ये आयरन क्या है, सॉलिड है, ये गैस नहीं है, ये क्या है, मेटल है। तो उसको पहले गैस को कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अभी हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, नहीं गलती आप कर दिया, नहीं 6 भी नहीं है, 8 है। हाँ, यहाँ पे आप देखो ये H2 है, हाइड्रोजन कितनी बार है, ये 2 बार है, और 2 बार हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार। समझ रहे हो आप इस बात को, ऐसे क्यों 8 होता है, क्यों 6 नहीं हुआ। ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ तक समझ आ रहा है, और यही 2 हाइड्रोजन कितनी बार है, मतलब 2 हाइड्रोजन के 4 पैर है। 2 हाइड्रोजन कितने बार है यहाँ पे, 4 टाइम्स है, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 है। इस मतलब सिंपली आपको क्या करना है, इसको कभी भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, 8, वहां पे कितना है, 2 ही है, तो वहां पे भी 8 करना है। तो यहाँ पे हो रहा है 8, हो रहा है वहां पे, यहाँ पे भी 8, वहां पे भी 8, हाइड्रोजन भी आपका हो गया। आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस। अब देखो तो इतना बड़ा जो यहाँ पे महाभारत लिखा हुआ है, जो अलग अलग बॉक्स बनाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में कुछ आएगा नहीं वहां पे से, और आएगा भी तो बस कुछ नहीं, आपको स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर रखो क्या करना है, बाकी उसको आप घर पे जाके पढ़ोगे तो वहां पे पहला स्टेप में लिखा है आप बॉक्स बनाइए, है ना, वहां पे टोटल 6-7 स्टेप होगा। पहले स्टेप में क्या लिखा है, बॉक्स बनाइए। दूसरे स्टेप में लिखा है आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक डब्बे में टेबुलेट करिए, वहां पे लिखिए, फिर दुनिया में, ठीक है। अब ये आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कुछ रिक्वायर्ड है ना, वहां पे अभी क्या होगा, अभी इसको क्या करना है, आपने सब कर लिया, अभी इसको आप चेक करो, क्या करना है, चेक करो। अरे भाई चेक करते ही आ रहे हैं, पर वहां पे बुक में उसका अलग से स्टेप दिया कि आप इसको क्या करो, लिखा है कि अच्छे से चेक करो, है ना। तो वो है, उसके बाद आप क्या करना है, आपको अगर जरूरत है, अगर आपको रिक्वायर्ड है, देखो हर बार ये रखने की जरूरत नहीं होती, वैसे आप इसको रखोगे भी नहीं, आगे होगा भी नहीं, पर अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, इनकी स्टेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे 3Fe, आयरन कैसा है, सॉलिड है, आयरन कैसा है, सॉलिड। और H2O कैसा है भाई, H2O ये गैस के फॉर्म में है, ये सॉलिड, ये लिक्विड नहीं है। देखो पानी लिक्विड होता है, पर यहाँ पे जो पानी का यूज किया है वो इसको एज ए स्टीम के फॉर्म में यूज किया है, किसके, यानी कि गैस के फॉर्म में यूज किया गया, पानी को किसके फॉर्म में, भाप, है ना। जैसे यहाँ पे आयरन लिया, ये मान लो अगर आयरन है तो इसको पानी के अंदर नहीं डुबाया गया है, ये आयरन को ऐसे ही रखा है, और मान लो पानी उबाल रहा हूँ, जो गैस निकल रहा है उसके सामने इसको मैंने से पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे ये H2 गैस के फॉर्म में है। फिर अगेन आप Fe3O4 को देखो, है ना, यहाँ पे Fe3O4 के देखो, ये किसमें होगा, ये सॉलिड है, क्योंकि ये आयरन है, रस्ट खा गया है, तो रस्ट खाए वो तो जो आयरन को जंक लग जाता है वो ऑब्वियस सी बात है, वो सॉलिड ही होता है ना, ये सॉलिड है। वहां पे वो क्या होगा भाई, वो तो गैस बन के वो ऊपर चले जाते हैं, जो कि आपको दिखता नहीं है। तो ये आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, और केमिकल इक्वेशन को आप इसी तरीके से बैलेंस करते हो। तो सबसे पहले तो बैलेंस दूर की बात है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट अगर मिलेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ZnSO4 वाला भी अपने ने किया, हाँ ठीक है, एक और अपने ने किया था, पता है ये वाला अपने ने छोड़ दिया था, चलो यहाँ पे लिखते हैं इसको, Mg था और O2,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो इतना याद रखो, पहले रिएक्शन नहीं, पहले आपको बैलेंस नहीं करना, पहले इतना याद रखो दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट मतलब समझते हो, ठीक है। अभी आप देखो कभी कभी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत हो तो आप वो भी डाल सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये mg को आपने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेम्परेचर दिया, हीट दिया, तो हीट आप लिखने के लिए एरो के ऊपर कभी भी आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, ये एरो जो होता है, एरो के ऊपर आप क्या लिखते हो, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो आप किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हो और वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, प्रेशर, है ना, ये हाल में जो आपको प्रेशर लग रहा है हवे का, वो कितना प्रेशर है पता है आपको, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना आप इसे बोलते हो, हाल में जो आपके ऊपर एयर, ये जो हवा है आपके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है समथिंग, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो सिमिलरली आपको कभी कभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रेशर देना होता है, जिसको क्या बोलते हो, मान लो अगर आप कुछ ज्यादा प्रेशर लगाते हो, 340 एटीएम आपने लगाया, या फिर कभी कभी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आप टेम्परेचर को भी लिख सकते हो, 240 के लिख सकते हो आप, या फिर सेल्सियस में लिख सकते हो, है ना, या फिर कभी आप हीट करते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके के ये जो एरो है, एरो किस काम आता है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम आता है। इस एरो के ऊपर या तो फिर नीचे, है ना, बिलो या तो फिर अबव आप लिख सकते हो। तो वहां पे ये अगर देखो तो ये बैलेंस नहीं है, एमजीएम सबसे पहले जो ज्यादा है मैंने आपको बोला है, तो 2 ये क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस, एमजी वहां पे 2 है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और वहां पे CH4 वाला वापस से दिख रहा है आपको, आया होगा CH आना, 5th में आना, ठीक है, वहां पे दिख रहा है 6CO2 + 12 H2O, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, C6H12O6 O2, और ये क्या है पता है आपको इक्वेशन, बस आप इसको समझ लो, बैलेंस वैलेंस मत समझो, ये CO2 + H2O दिख रहा है आपको, ये ऑलरेडी बैलेंस ही है, CO2, ये CO2 क्या है, आपको ये प्लांट का एक प्रोसेस बताया गया है, प्लांट जो प्रोसेस करता है उसका एक केमिकल रिएक्शन, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन भी साथ साथ में होता है, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आप ऑक्सीजन लेते हो, प्लांट क्या इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और साथ साथ में उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन भी, सॉरी वाटर, H2O भी होता है प्लांट के पास। अब ये दोनों जो रिएक्ट करते हैं वो किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट, और साथ साथ में प्लांट के पास होता क्या है, ग्रीन कलर, पता है क्लोरोफिल, आप क्या होता है पता है आपको, प्लांट पत्ते के जो ग्रीन कलर के जूस होते हैं ना, वो क्लोरोफिल होता है, वो क्या होता है, क्लोरोफिल केमिकल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने पास एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ये लोग खाना बनाते हैं, इन लोगों का खाना जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज दिख रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है इनका खाना, है ना, C6H12, ये याद रखना, ये जो ग्लूकोज है याद रखना है, C6H12O6। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस, याद है प्लांट लोग CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, आपको पता है ये बात, O2 यहाँ पे प्लांट क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और O2, और दिख रहा है वहाँ पे साथ में O2 भी निकला है, और साथ में H2O भी वहाँ पे निकला जो कि गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वहाँ पे दिख रहा है वो वाटर। तो प्लांट पता है आपको, पानी प्लांट कंटिन्यूअसली रिलीज करते रहता है, ट्रांसपिरेशन जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो कंटिन्यूअसली पानी को क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं, है ना। मान लो आपने प्लांट के अंदर पानी डाला, प्लांट ने वो पानी लिया, आप पानी पीते हो, एक बार आपने एक गिलास पानी पिया तो आपके पेट के अंदर ही रहेगा, आप रिलीज जो पानी को आप है ना यूरिन के फॉर्म में आप उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हो, किसको, यूरिन, वाटर्स को। सिमिलरली प्लांट भी क्या करते हैं, वो पानी एक बार जब लेते हैं तो वो भी पानी को क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं अपने ल्यूस में से, है ना, जिस प्रोसेस को आप ट्रांसपिरेशन बोलते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है साथ में H2O भी निकल रहा है, दिख रहा है वहाँ पे H2O जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, पर वो गलत है, वो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आपको दिखता नहीं है। आपने कभी देखा है क्या प्लांट जब पानी रिलीज करता है, वो इतने कम रिलीज करता है, तुरंत ही धूप की वजह से वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इसीलिए आपको दिखता नहीं। वहाँ पे लिक्विड एक्चुअली लिखा है जो कि गलत है, वहाँ पे आना चाहिए गैस के फॉर्म में होता है वो, पर ठीक है, गलत मत करना आप लोग, सही है पर है गलत है वो, एक्चुअल में गलत है वो, क्योंकि कभी आपने पानी देखा ही नहीं, आप देखा है क्या किसी ने, तो सोचो तो भी ये लोग ने लिक्विड लिखा है, फिर मनवाएंगे कि हम ही सही है, पर सही है तुम लोग की बात। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं, छोड़ो ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जरूरत था कुछ खास, बस जरूरत क्या था, आपको 2-3 इक्वेशंस याद रखने हैं। पहला तो आपने देखा व्हाइट लाइट, है ना, Mg+O2 देखा आपने, फिर आपने देखा जिंक प्लस H2SO4, वो तो डायरेक्टली बैलेंस हो जाता है, जिंक को SO4 के साथ ला देना, H2 रिलीज हो गया। तीसरा आपने देखा था मीथेन वाला CH4 + O2, जो कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है साइलेंसर में से, और साथ में H2O, है ना, स्टीम के फॉर्म में पानी भी निकलता है, ये सब। और ये